बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम 16वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह रेप्टाइल्स पे, जो कि पार्ट 4 है रेप्टाइल्स पे लेक्चर सीरीज का। और दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑन रेप्टाइल्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमने मुख्तलिफ जो है सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम्स जो है उनका जिक्र अभी किया पिछले लेक्चर में। सो सर्कुलेटरी सिस्टम को आप डिस्कस करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ एम्फीबियन। इसमें खास एज सच कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हार्ट पे हार्ट मतलब हार्ट में या सर्कुलेटरी सिस्टम में या ब्लड वेसल में दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, but reptiles are usually larger in size, hence they have higher blood pressure and heart rates as compared to amphibians. And all amphibians have two atria. Only turtles have fully working sinus venosus. तो साइनस विनोसिस जो है वो एक ऐसा पार्ट है हार्ट का जो कि एम्फीबियंस तक तो आपको प्रॉपरली वर्किंग हालत में मिलता है, लेकिन जनरली रेप्टाइल्स के अंदर साइनस विनोसिस जो है उसका रोल काफी रिड्यूस हो गया है नेचर में, सवाए टर्टल्स के, क्योंकि टर्टल्स के अंदर साइनस विनोसिस जो है वो फुली वर्किंग है। एंड मोस्ट रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। जो लोअर पार्ट है हार्ट का, जो लोअर चेम्बर्स हैं हार्ट के, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। और सवाए क्रोकोडिलियंस के हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड। The incomplete division of ventricle leads to the pumping of some less oxygenated blood with the oxygenated blood. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आमतौर पे हार्ट का प्रिंसिपल ये है हायर एनिमल्स में कि जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऐसा ब्लड जो लंग्स से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, उसको बाकी बॉडी से आने वाले कम ऑक्सीजन रखने वाले ब्लड के साथ मिक्स होने से बचाया जाए, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक आम प्रिंसिपल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल्स जो है वो कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, इसलिए स्लाइट मिक्सिंग ऑफ द ब्लड इट कुड टेक प्लेस एंड इट डज टेक प्लेस। और उसकी रीजन क्या है? This is important because they cannot breathe while swimming, and blood flow towards the lungs is limited. Hence, this is an energy conserving method. तो इसको समझने के लिए आप ये ज़हन में लाएं, एक रेप्टिलियन है जो कि डाइव कर रहा है पानी के अंदर, और हमने पिछले लेक्चर्स में ये चीज पढ़ी थी कि जब स्विम करते हैं तो वो अपनी नोज को बाहर रखते हैं, बट अगर वो प्रॉपरली फुली सबमर्ज्ड है तो उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा ऑक्सीजन को इनहेल करने। हेंस जो थोड़ा सा लेस ऑक्सीजन ब्लड है जो बाकी बॉडी से होके आ रहा है, उसको रिसाइकल किया जाता है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग स्विमिंग, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जो ब्लड के अंदर है उसको कंज्यूम किया जाए। तो ये एक आप कह लें कि एनर्जी कंजर्वेशन का इसमें असूल है। और क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं है एक्टिवली, ब्रीथ करेंगे तो उनके सफोकेट होने का और उनके डूब जाने का खतरा है। तो वो मसल्स जो कि एनर्जी यूटिलाइज करते हैं ब्रीदिंग में, दे कैन रेस्ट एट दैट टाइम, क्योंकि जो लेस ऑक्सीजन ब्लड है वो रिसाइकल हो रहा है इस प्रोसेस में। सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ब्रीदिंग, in terms of keeping the cells of the body oxygenated, and in terms of energy conservation.
So in terms of the working of heart, in the first part, so एक चीज ध्यान में रखिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मेंशन किया गया है येलो एरोस के साथ, और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू एरोस के साथ। सो यहाँ पर आप देखें कि एट्रिया जो है, यानी कि एट्रियम जो है उसकी आप कह लें कि जो प्लूरल फॉर्म है एट्रिया, so this is right atrium and this is left atrium, and the blood is entering the ventricle, okay, and atrioventricular valve keeps oxygenated and less oxygenated blood from mixing। अब यहाँ पर बेसिकली तो कोशिश की गई है कि ऑक्सीजनेटेड और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स ना हो इस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की वजह से, लेकिन कुछ केसेस में अब क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रिकल्स पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं है, तो थोड़ा सा ब्लड जो है वो मिक्स हो भी जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो है नेचर ने इस सिस्टम को अनचेक छोड़ दिया है। देयर इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दैट कीप्स मोस्ट ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रॉम मिक्सिंग विद द लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट कुछ वेरिएशंस हैं जो कि नेचर ने जरूरत के तहत इन एनिमल्स में रखी। सो इन द सेकंड स्टेप, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड मसल रिज क्लोजेस। ये एक मसल रिज है जो कि वेंट्रिकल को कट ऑफ कर देती है एट्रियम के साथ, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड is pushed into the systemic arteries. You can see here the oxygenated blood is being pushed in the systemic arteries, and less oxygenated blood is pushed into the pulmonary artery, which is going to take the blood from the heart to the lungs for oxygenation. Gas exchange. Well, the gas exchange occurs through internal respiratory surfaces. Of course, इंटरनल रेस्पिरेटरी सर्फेसेस में जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम और लंग्स आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी पैसेज इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज एंड लंग्स आर डिवाइडेड इनटू स्पंज लाइक इंटरकनेक्टेड चेंबर्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक लंग बिल्कुल एक बॉक्स की फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर स्पंज की तरह अगर आप देखें तो मुख्तलिफ आप कह लें कि डिवीजन्स है, नेटवर्क है, ताकि इस एक लंग के अंदर जो है वो सरफेस एरिया को इतना बढ़ा दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। मोस्ट रेप्टाइल्स ब्रीथ विया नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म। मतलब इसमें होता क्या है कि बॉडी वॉल्स और रिब्स जो है वो आउटवर्ड मूव करती हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो जाती है आपकी बॉडी कैविटी, और एक्सपेंशन की वजह से आपकी एक रेप्टाइल की बॉडी के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसको कंपनसेट करने के लिए एयर एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर मूव करती है, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो चुकी होती है तो यूज्ड एयर को मसल्स के दोबारा सिकुड़ने से, रिकॉइल होने से पुश किया जाता है और वो बॉडी और या सिस्टम से बाहर एक्सपेल हो जाता है। सो ये एक कांस्टेंट सिस्टम है गैस एक्सचेंज का। एंड मोस्ट रेप्टाइल्स आर इकोथर्म्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। दे हैव टू गेन हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि इनके अंदर होम्योस्टैसिस टेम्परेचर रेगुलेशन का एक बहुत एक्टिव या बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है, but they do have behavioral modifications that nature has taught them, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने environment से heat को gain कर सके। They usually adapt certain behaviors to regulate temperature, जैसा कि मैंने जिक्र किया, and body temperature must be regulated between 25 and 37 for proper physiological एक्टिविटीज। ज़हन में रखिए कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, खास तौर पे जो हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर
हर केमिकल या बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए, हार्मोनल एक्टिविटी के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। सो इस टेम्परेचर की मैनेजमेंट जो है वो सारी के सारे फिजियोलॉजिकल या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। Lizards usually warm themselves by orienting their bodies at right angle to sunlight or sun rays on warm rocks with surface facing the sun. अब एक चीज जो है वो आप ज़हन में लाएं कि अगर एक रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर कोई चीज पड़ी हुई है तो वो ज्यादा से ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब कर रही है। सेम चीज जो है वो लेजर्ड्स के अंदर है कि अगर आप हिस्ट्री चैनल या एनिमल प्लेनेट देखें तो आपको बहुत सी लेजर्ड्स जो हैं वो वाइल्ड एनवायरनमेंट में आपको रॉक्स के ऊपर नजर आती हैं, और रॉक्स के ऊपर ये अपनी बॉडी को इस तरह ओरिएंट करती हैं कि वो सनलाइट के परपेंडिकुलर राइट एंगल, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर सके। कन्वर्सली अगर उनको उनका बॉडी टेम्परेचर एक गिवन रेंज से ऊपर जा रहा है तो उसको कम करने के लिए वो अपनी बॉडी को पैरेलल ले आती हैं सनलाइट, ताकि जो सरफेस है वो कम से कम मिले सनलाइट को उनकी बॉडी से स्ट्राइक करने के लिए। सो या तो वो अपनी बॉडी को सन रेज के पैरेलल कर लेती है, या ये कि वो बिल्कुल ही शेडो में चले जाते हैं, या अगर वो बरोज बनाते हैं तो वो बरोज के अंदर चले जाएंगे कि एक खास हद से ज्यादा हीट जो है वो उनके बॉडी को मुतासर न कर सके। Some reptiles regulate temperature by excessive panting. पैंटिंग का मतलब ये है कि खांपना बहुत जोर जोर से, बहुत ज्यादा उनका जो आप कह लें कि ब्रीथिंग का प्रोसेस बहुत जो है वो स्विफ्टली होने लग जाता है, तेज हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वार्म एयर है वो जिस्म से निकल जाए और जितनी हो सकती है वो कूल एयर जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल हो सके। Marine iguanas divert blood towards skin while basking in the sun to increase body temperature. मरीन इग्वानास की बात हुई थी हमारे एक लेक्चर में, और अब क्योंकि उनको बार बार डाइव करना होता है समंदर के अंदर, तो वो अपनी बॉडी के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो ये है कि ब्लड को ज्यादा से ज्यादा पुश करते हैं, पंप करते हैं अपनी स्किन के अंदर, ताकि जितनी देर वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है, पानी से बाहर है उतनी देर उस सारे टाइम को जो है वो कंज्यूम किया जा सके बॉडी टेम्परेचर राइज करने के लिए। ब्लड जो है वो स्किन में आएगा, स्किन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है सनलाइट से, तो ब्लड का टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और वही ब्लड जब बॉडी के दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स में जाएगा तो वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा एक ऑप्टिमम लेवल तक। कन्वर्सली जब इग्वानास जो है वो पानी में दोबारा जंप करते हैं तो वो अपने हार्ट रेट को, हार्ट बीट को स्लो डाउन कर लेते हैं, ताकि ब्लड की मूवमेंट बॉडी के अंदर स्लो डाउन हो जाए, और इससे जो वार्म ब्लड है उसकी हीट जो है वो कम से कम डेसिपेट। टेम्परेट रीजन reptiles experience torpor in which they reduce body activity. टॉर्पर जो है ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। इसमें ये होता है कि लाइक हाइबरनेशन, जैसे कि आपने सुना होगा, बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो क्लोज टू मिनिमम चली जाती, लेकिन हाइबरनेशन में जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मैनेज किया जाता है। टॉर्पर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर मैनेज नहीं हो सकता, विच इज वाई अगर एक सर्टन लिमिट से नीचे चला जाए टेम्परेचर, तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर टॉर्पर होता है वो इस मौसम की शिद्दत से उनकी डेथ भी हो सकती है।
sensory and sensory functions, nervous system. Cerebral hemisphere in reptiles is large as compared to amphibians, which correlates with better sense of smell. Olfactory receptors के आप कह लें कि कंट्रोल पॉइंट्स या कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होते हैं, और रेप्टाइल्स के अंदर एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस ये एरिया जो है वो बड़ा है और बेटर डेवलप्ड है, जिसका मतलब है कि सेंस ऑफ स्मेल इन इस ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर काफी शार्प है. Cerebellum and optic lobes are also larger, which is related to better reliance on vision and refined muscle coordination. Of course, ये sophistication के ज़्यादा बेहतर लेवल पे है as compared to amphibians, और ब्रेन फंक्शन का डेवलप होना बेसिकली एक प्लस पॉइंट है जो कि रेप्टाइल्स के पास है as compared to amphibians. And vision is of course very dominant sense. अगर आप कैमेलियंस को कभी आपने कोई वीडियो देखी हो तो आप ये देखते हैं कि वो अपनी दोनों आईज को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं. आप ह्यूमन के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो आप अपनी दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली नेचुरल अगर आप कंडीशन में देखें तो आप अपनी दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते, बट कैमेलियंस कैन डू दैट. प्लस इससे उनका जो आप कह लें कि जो विजुअल जो सर्कल है, विजुअल रेंज है, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाती है, प्राइमरीली फॉर प्रे, फॉर कैचिंग प्रे. स्नेक्स के अंदर एक और मॉडिफिकेशन है, वो ये कि ये अपनी आईज के अंदर ही लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो मूव कर सकते हैं फॉर फोकसिंग ऑन अ सर्टेन प्रे. And eyelids, they are present in most reptiles. Plus, like amphibians, they have nictitating membrane for an extra layer of protection. इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स जो हैं, कुछ स्नेक्स और कुछ लिजर्ड्स की फॉर्म में उनमें ब्लड साइनसेस भी होते हैं जो कि आई को प्रोटेक्ट करते हैं. और कुछ एनिमल्स जो हैं रेप्टाइल्स में, आई थिंक उस एनिमल का नाम रॉक लिजर्ड है, जिसके अंदर ब्लड साइनसेस जो हैं वो ऐसे टाइम पे जब वो अपने आप को वर्नरेबल कंसिडर करता है या कोई प्रेडेटर उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो वो ब्लड साइनसेस के थ्रू ब्लड स्पिट आउट करती है उस एनिमल के ऊपर, ताकि वो अपना कैप्चर है उसको रेजिस्ट कर सके. तो ये मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस है जो कि नेचर ने इनको दी है. इसके अलावा कुछ जो रेप्टाइल्स हैं उनमें एक मीडियन आई होती है. आप कह लें कि जो फोरहेड पोर्शन है उसमें एक थर्ड आई टाइप का एक ऑर्गन जो है वो नेचर ने इनको दिया है, जो कि आम तौर पे जो लाइट और डार्क पीरियड है उसकी डिटेक्शन का काम करता है. स्ट्रक्चर ऑफ ईयर वेरीज अमंग रेप्टाइल्स. आम तौर पे जो स्नेक्स हैं वो जमीन से आने वाली जो वाइब्रेशंस हैं उनको परसीव करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उन पे एक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास जो मिडिल ईयर है वो स्ट्रक्चर इनके पास नहीं. अलबत्ता एक बोन जो है वो लोअर जॉ के साथ इंटरेक्ट करती है, जहां से ये वाइब्रेशंस लेके a bone in the lower jaw interacts with stapes to receive vibration. Stapes is one of the bone in the inner ear. तो ये जो बोन है ये लोअर जॉ से वाइब्रेशंस लेके इनर ईयर तक पहुंचाती है. Airborne vibrations are usually detected by snakes, and reptilian inner ear is similar to the amphibians. Airborne वाइब्रेशन यानी कि हवा से आने वाली वाइब्रेशंस भी मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो है वो परसीव करते हैं. क्यों? और तो उनका जो इनर ईयर है
वो एम्फीबियन से मिलता जुलता है बिल्कुल। Olfactory senses rely on specialized organs called Jacobson organs, which are blind-ended pouches that open in mouth cavity through secondary palate. Secondary palate का हमने पहले जिक्र किया था कि ये बोन है जो कि रेप्टिलियन स्कल के अंदर मौजूद होती है। इस सेकेंडरी पैलेट के थ्रू कुछ पाउचेस हैं जो कि जेकबसन ऑर्गन कहलाते हैं, और ये इनका जो मकसद है वो ये कि सेंस ऑफ स्मेल को मीडिएट करते हैं। इसको आप कह लें कि ये एक सेंसरी ऑर्गन्स हैं रेप्टाइल्स के स्कल के अंदर। प्लस आपने एक और कैरेक्टरिस्टिक देखा है स्नेक्स और लिजर्ड्स में कि इनकी जो टंग है ये बार बार प्रोट्रूड करती है माउथ से बाहर। इसका मकसद ये होता है कि ये इर्द गिर्द से अपने एनवायरनमेंट से जो केमिकल चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, और केमिकल चेंजेस डिटेक्ट करने में इनकी टंग का बहुत अहम रोल है। जब टंग बाहर से होकर दोबारा माउथ में जाती है तो जेकबसन ऑर्गन जो है वो इनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन तक लेके जाता है। Rattlesnakes and some other snakes have pit organs on the side of the face which detect variable temperature. Similarly, rattlesnakes के अंदर पिट ऑर्गन्स हैं, ये भी पाउच लाइक फॉर्म्स होती हैं इनके स्कल में, खास तौर पे इनके जो चीक एरिया है उसमें, जहाँ ये बेसिकली टेम्परेचर की चेंजेस जो है उनको डिटेक्ट करता है। Now let's move on to filtration and osmoregulation. So basic blood filtering unit in reptiles are the nephrons. Nephrons ह्यूमन के अंदर भी बेसिक एक्सक्रीटरी ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स हैं जो कि किडनीज में पाए जाते हैं, और मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है, जो कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि लेस टॉक्सिक फॉर्म है और ये स्टोर हो सकती है कुछ देर के लिए बॉडी के अंदर। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर और क्लोकल वॉल जो है वो पानी को रीअब्सॉर्ब भी करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी कंजर्व किया जा सके बॉडी के अंदर। Water loss is fairly reduced by impermeable exposed surfaces and behavioral modifications. Exposed surface एपिडर्मिस है बेसिकली इन रेप्टाइल्स में, और आमतौर पर रेप्टाइल्स की जो एपिडर्मिस है, जो स्किन है, सरफेस जो है वो कैराटिनाइज्ड होती है, सो इसलिए बहुत ज्यादा एवेपोरेशन जो है वो इनकी बॉडी से नहीं हो सकती। प्लस ये कि इनके बॉडी के अंदर खास पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको लिम्फ स्पेसेस कहते हैं। मैनी रेप्टाइल्स कैन स्टोर वाटर इन लिम्फ स्पेसेस अंडर स्किन और इन द ब्लैडर। इनका ब्लैडर भी जो है वो वाटर कंजर्वेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। मैनी लिजर्ड्स हैव सॉल्ट ग्लैंड्स दैट rid the body of excess salts. इनकी स्किन के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स हैं जहाँ से एक्सेस सॉल्ट जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। ये सॉल्ट ग्लैंड जो है ये हम आगे बर्ड्स पे जो लेक्चर है उनमें भी डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। सो जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि रेप्टाइल्स जो हैं उनमें एमनियोटिक एग होता है, एंड एमनियोटिक एग का होना जो है वो उन एनिमल्स को बाउंड कर देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपटेक करें, क्योंकि इस प्रोसेस को एमनियोटिक एग की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी मांगती है। Amniotic egg requires significant energy expense from the parents, and parental care is present in some reptiles, which may include maintaining high humidity around the egg. अब एक चीज है, नेचर ने इनको इतनी सेंस दे दी है कि आपने अगर इतनी एनर्जी कंज्यूम की है, इतनी एनर्जी एक्सपेंड की है अगर एक एग की डेवलपमेंट के अंदर, तो फिर नेचर जो है वो उनको ये चीज भी सिखाता है कि इतने एक्सपेंस के बाद अब आपने इसको प्रोटेक्ट भी करना। सो पेरेंटल केयर इज वेरी यू कैन से हाईलाइटेड, वेरी वेल स्टडीड इन मेनी ऑफ द रेप्टाइल्स। प्लस ये कि एग्स जो है वो खास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो रिक्वायर करते हैं,
सो ये अपने नेस्टिंग एरियाज में बहुत से रेप्टाइल जो है वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज वी डिस्कस्ड बिफोर, which leads to development of egg membranes. जैसी एग जो है वो फर्टिलाइज होगा, इसके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। All male reptilians except Wataras have specialized organs to transfer sperms into the female body. And gonads are present in the abdominal cavity. A pair of ducts deliver sperms from testes to cloaca pores, and females have seminal receptacles to store and nourish sperm for variable period of time. कुछ species जो हैं जो वो उनमें females एक आप कह लें कि few weeks तक sperms को store रखती हैं अपनी body में, लेकिन कुछ species जो हैं उनमें ये time period more than a year भी चला जाता है. And fertilization takes place in the upper portion of the oviduct. स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करके ओविडक्ट के टॉप पोर्शन तक जाते हैं जहाँ पर एग रिलीज होता है और उनकी फर्टिलाइजेशन होती है. एंड देयर आर जो उनकी ओविडक्ट की जो आप कह लें कि वॉल्स हैं वो उनमें ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली जो एल्बुमिन और एग शेल को सेक्रीट करते हैं उस एग के इर्द गिर्द. अराउंड 6 species of lizards possess parthenogenesis where egg develop into adults without fertilization. तकरीबन 6 ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें पार्थेनोजेनेसिस का जो है वो प्रोसेस होता है. पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन के बगैर ही हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ होता है. और इन स्पीशीज के अंदर ये देखा गया है कि सारी की सारी फीमेल्स हैं, मेल जो है वो इन स्पीशीज के अंदर नहीं पाए गए. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पार्थेनोजेनेसिस एक और ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टडी की गई है और बहुत ज्यादा अपेरेंट है. तो मुझे आपने ये बताना है कि पार्थेनोजेनेसिस इनके अलावा किन और एनिमल्स के अंदर पाई जाती है. वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ कोर्टशिप आर आल्सो फाउंड इन मोस्ट स्पीशीज. कोर्टशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कह लें कि प्रॉपर मेट ढूंढने के लिए कोर्टशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को मेल्स खास तौर पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि दे आर गोइंग टू बी बेटर कंट्रीब्यूटर in the reproduction of and generation of healthy offspring for that particular species. तो कोर्टशिप जो है उसके लिए इनमें मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं जो पाए जाते हैं, जिनमें खास तौर पे अगर आप देखें क्रोकोडाइल्स के अंदर वो अपनी टेरिटरी जो है वो उसको मेंशन कर देते हैं, अपनी होम रेंज को मेंशन कर देते हैं, मुख्तलिफ फेरोमोन्स और मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से. और फिर ये कि वो दूसरे मेल्स को अपनी टेरिटरी में आने से रोकने के लिए अपनी वॉइस जो है, अपनी साउंड जो है उसका काम लेते हैं. यही वॉइस और यही साउंड्स जो है वो एक सिग्नल होती हैं फीमेल्स के लिए, जिनसे वो परसीव करते हैं कि दिस मेल इज बेटर देन द अदर वंस, सो they prefer that male for reproduction and mating. And nesting behaviors are also varied. Nesting behavior का मतलब है कि eggs की देखभाल और केयर करने के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को collectively nesting behavior कहा जाता है. टर्टल्स के अंदर जो है ये बहुत मिनिमल है, क्योंकि फीमेल टर्टल जो है वो सैंड पे आके एक बरो बनाती है और उसके अंदर एग्स रिलीज करके उसको कवर अप करके वापस उनको अनअटेंडेड छोड़ के वापस वाटर में चली जाती है. लेकिन जो क्रोकोडाइल्स हैं या एलिगेटर्स हैं वो बाकायदा से बड़े बड़े नेस्ट बना के उसमें वाटर की जो मतलब कंसंट्रेशन है, ह्यूमिडिटी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को प्रॉपरली मैनेज करती हैं
खास तौर पे मदर, क्योंकि वो टेम्परेचर जो है वो जो यंग वंस ने हैच आउट होना है उनकी जेंडर को चेंज कर सकता है। कुछ अभी हमने जिक्र किया था कि 27 से 35 के दरमियान टेम्परेचर जो है वो उसको मैनेज रखना पड़ता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। सेम इज द थिंग, बाज़ औक़ात ये होता है कि 32 से नीचे अगर टेम्परेचर रहे नेस्ट का, तो जो हैचलिंग्स होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, वो फीमेल्स होते हैं। लेकिन 32 से ऊपर अगर टेम्परेचर रखा जाए तो उनमें मेल्स की तादाद ज्यादा होती है। सो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट as well as the humidity level in terms of the parental care in the nest. Female alligators also take care of young ones, provide them with food and also take them to shallow water. अब यहाँ पर जो है लर्निंग की बात और प्रोटेक्शन की बात अगर आए तो फीमेल एलिगेटर जो है वो अपने यंग वंस की प्रोटेक्शन और उनको लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए भी वो अपना रोल अदा करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। रेप्टाइल्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। If you have any questions, do let me know, and thank you very much. God bless you.